चलते हैं आपका जो प्रश्नावली 6.2 है उसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को कर लेने हैं। इस दो कॉन्सेप्ट पर आपकी जो प्रश्नावली अध्याय 6.2 के सभी क्वेश्चंस हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनने वाले हैं। है बहुत ही आसान, बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है लेकिन आज के बाद नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए जो प्रमेय है वो आपका प्रमेय 1, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। इसी प्रमेय को हम लोग थेल्स के प्रमेय भी कहते हैं क्योंकि इसे थेल्स ने प्रूव किया था। है बहुत ही लाजवाब। चलिए उन्होंने क्या कहा था, मेरे हिसाब से अगर करना चाहें तो आप कह सकते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और वही घुमा फिरा कर देखिए इतनी बड़ा में कर दिया गया है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, क्या मतलब है इससे कोई मतलब बनता है क्या? नहीं, सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट वही समझ लीजिए। एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम की मदद से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से बनाने वाले हैं एक डायग्राम। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। डायग्राम अच्छे से बनाते हैं ना, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। ये आपका त्रिभुज है और इसकी एक भुजा के समांतर, इसमें कहा गया है ना कि एक भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं इस भुजा, ये आपका भुजा है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, A, B और C, और ये आपका D और ये आपका E, ठीक है ना। इसमें जो दिया गया है वो क्या सिर्फ दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। किसी त्रिभुज की बात किया है तो मैं यहाँ से एक त्रिभुज ले लिया। उसमें कहा है एक भुजा के समांतर, तो मान लिया है ये भुजा है और इसके समांतर एक रेखा है, ये दी गई है, इसके समांतर है, ठीक है ना। यानी कि BC के समांतर क्या है, DE है, ये आपका दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, या सबसे पहले दिया गया है कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। दिया गया है, क्या दिया गया है सबसे पहले कि BC के समांतर, BC और ये भुजा DE, यानी कि जो भुजा DE है वो BC के समांतर है। समांतर का चिन्ह ये होता है, आप अच्छे से भी 9th में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले ये आपका दिया गया है, आपको सिद्ध क्या करना है ये भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध ने क्या कहा था, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए, जो हमने यहाँ पर DE खींच दिया है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजा क्या बचा, AB, और एक भुजा क्या बचा, CAC, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन? ये रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, किस अनुपात में, AD/DB का अनुपात वही होगा जो आपका AE/AC का होगा, ठीक है ना। तो समान अनुपात में विभाजित करती है, AD/DB का रेशियो वही होगा जो आपका AE/BC का रेशियो होगा, और हमें यह प्रूफ करना है। सिंपल है, कर लेंगे। तो हमें इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, दिया है सिद्ध करना है, हमें कुछ रचना करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसकी उत्पत्ति कर देंगे। तो हम रचना इसमें क्या कर रहे हैं, रचना अपनी मर्जी से करेंगे। यहाँ देखिए हम रचना इसमें ये कर रहे हैं कि D को C से मिला रहे हैं, B को E से मिला रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, D से EE पर एक लंब डाल रहा हूँ, ठीक है ना। लंब क्यों डाल रहे हैं अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ से एक लंब डाल दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, और इसका नाम दे दिया ABCDE, और मैं इसका नाम F दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या, और इस पर मैंने लंब यहाँ से एक डाल दिया है। डाल क्यों रहे हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम इसको सिद्ध कर सकें। तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रचना में D से इस EE पर मैं लंब डाला, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको E को भी AD पर लंब डाल रहा हूँ, E से AD पर मैं यहाँ पर लंब डाल रहा हूँ, और मैंने यहाँ से इस पर भी लंब एक डाल दिया, और इसको नाम मैं G कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं D को C से मिला रहा हूँ, B को E से मिलाएंगे,
यहाँ देखिए मिला दिया, डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। ठीक है, मैंने यहाँ से मिला दिया। रचना में वही लिखा जाता है जो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो करते हैं अपनी मर्जी से लंबाई को बढ़ाते घटाते हैं या उसमें जो भी बदलाव करना होता है वो करते हैं, उसको हम अपनी मर्जी से यहाँ पर रचना में लिखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ रचना में आपको क्या लिखना है, तो रचना में आप यहाँ से लिख सकते हैं रचना। यही बच्चों को बहुत परेशान करता है, रचना लिखना, सिद्ध करना, उत्पत्ति क्या होता है। तो रचना में आप लिख सकते हैं यहाँ से, सबसे पहले क्या क्या, ई से किस पर मैंने लंब डाला, एडी पर लंब डाला, एडी पर लंब डाला। ठीक है ना। उसके बाद से डी से ए पर लंब डाला, डी से ए पर लंब। कभी कभी होता है ना कि आपका एग्जाम में भी पूछ देता है, तो एग्जाम में पूछ दे और आपको सिर्फ सिद्ध करना आता हो, ये सब नहीं लिखना आता हो, तो नंबर कम मिलते हैं। हालांकि कम नहीं मिलना चाहिए लेकिन फिर भी कम दे देते हैं। उसके बाद क्या क्या, बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया, बी व किसको, बी वो डी को, किससे मिलाया, ई वो सी से मिलाया, ई वो सी से मिलाया। ठीक है ना। बस हमें इतना ही करना था जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना में आप लिख सकते हैं। दूसरी बात उत्पत्ति कर देते हैं, तो उत्पत्ति यहाँ से देख लीजिए, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हाइट की बात करें तो त्रिभुज का एरिया जब भी आपको फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 1/2 आधार। अगर ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई फाइंड आउट करना है तो बस ऊंचाई अगर मालूम है तो बस आधार की जो लंबाई है वो लीजिए, ऊंचाई जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 से भाग लीजिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए भिन्न भिन्न कंडीशन, मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आपको, अच्छे से इसको लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल की अगर ये ऊंचाई क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसकी ऊंचाई होती है। आधार अगर मान लीजिए BC है और ये आपका E है, तो इस त्रिभुज का अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहें किसका, ABC का, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/2 आधार BC और इसकी ऊंचाई जितनी भी होगी उससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो सिंपल वैसे ये हमारा निकल लेता है। राइट एंगल ट्रायंगल में भी ऐसा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में भी अगर मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, सिंपल है। ओके। अगर ये मान लीजिए ये आपका BC है और आपका E है, तो परपेंडिकुलर हाइट इसकी, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो आपका क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, P होती है, इसकी हाइट कहलाती है। तो यहाँ से लिखना होगा तो 1/2 बेस हाइट जो आपका BC है, हाइट आपका H हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं और यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए यह आपका क्या है, एक यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ देखिए ओके, ये आपका है A, B और C। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस आपको ये देखना होता है कि इस जो बेस है, बेस से शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर हाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर हाइट मिल रहा है, भले किसी कंडीशन में मिले, भले चाहे तो ये त्रिभुज के अंदर मिले या चाहे तो ये त्रिभुज के बाहर मिले, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में उस हाइट को लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आपको, यहाँ से देखिए अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे अगर हाँ यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। ये आपका E और ये आपका B और ये आपका C है, ठीक। अगर आपके पास ट्रायंगल ABC है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसके आपको ऊंचाई निकालिए, तो बस आपको ये देखना है कि इसका जो बेस है ये आपका बेस को और हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका त्रिभुज का शीर्ष है A। अब इस शीर्ष से इस बेस पर बस परपेंडिकुलर हाइट मिल जाए,
ये, तो इस त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा, एरिया, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस आपका BC और हाइट इसकी क्या होगा, भले त्रिभुज के अंदर शीर्ष से त्रिभुज के अंदर बेस पर परपेंडिकुलर मिल जाए या त्रिभुज के बाहर शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर हाइट मिल जाए, तो उस कंडीशन में इसका जो एरिया हो जाता है वो आपका हो जाता है, ये एरिया क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है ना। हाइट अगर H है तो इसका एरिया 1/2 बेस गुणे हाइट हो जाएगा। ओके, तो बस मुझे यही समझाना था, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। नारियल का हो, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए उत्पत्ति में हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ADE का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एरिया किसके एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर ADE का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या होता है 1/2 बेस ADE, अब यहाँ देखिए बेस क्या है AD और या इसके शीर्ष क्या है, त्रिभुज AD का शीर्ष E है, E से बेस पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है EG है, E और G है, ठीक है ना। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसका एरिया, अब हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं DBE का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, DBE का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा 1/2 बेस, हम बेस किसको ले, यहाँ देखिए बेस हम ले रहे हैं, DB को बेस ले रहे हैं और गुणा परपेंडिकुलर हाइट, ये देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज का शीर्ष जो E है, E से इस जो क्या है आधार है ना, आधार पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है ED है, भले यह त्रिभुज के बाहर है तो क्या, लेकिन ED है, वही होता है, ठीक ना, E और D। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है। यहाँ देखिए एक बार और, ये आपका ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ये देखिए ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ से देखिए, सॉरी ये आपका ट्रायंगल है EDB, इसका बेस क्या है DB, इसका बेस है और इसका शीर्ष क्या है E। हमने क्या कहा, जब भी आपको त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, त्रिभुज का जो शीर्ष होगा, शीर्ष से उसके बेस पर परपेंडिकुलर हाइट होता है, बेस चाहे त्रिभुज के अंदर का हो चाहे उसके बाहर का हो। तो यहाँ से इसका शीर्ष है और ये आपका बेस है, बेस को मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, और इसकी जो शीर्ष है इससे इस बेस पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है EG है, वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। ओके, नहीं ये ED नहीं होगा, EG होगा ना, E और G होगा, ठीक है ना, EG होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का भाग दे रहा हूँ, भाग दे दिया, भाग देने पर देखेंगे ये इससे कट जाएगा, EG से आपका EG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AD/DB बच जाएगा, ठीक है ना। बचा है क्या, AD/DB बचा है, सिंपल है। ये कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा देख लूँ, नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये मार्क है। अब यहाँ देखिए, अब हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं AED का एरिया, हमने ADE का एरिया फाइंड कर लिया, अब हम AED का एरिया फाइंड करना चाहते हैं और उसके बाद से DEC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ AED एरिया किसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया A और E और यहाँ से D का एरिया क्या होगा 1/2 बेस हम AE ले रहे हैं और गुणा हाइट क्या होगा EG होगा, और सॉरी D और F होगा। क्या होता है 1/2 बेस AE और इस त्रिभुज के शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है DF, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया, अब हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं DEC का क्या होता है 1/2 बेस क्या है EC और हाइट क्या है, हाइट देखिए इस बेस को मैंने आगे बढ़ाया, त्रिभुज का शीर्ष था DEC त्रिभुज था, त्रिभुज का शीर्ष क्या है D है, इस शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है DF है, ठीक है ना, DF है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को भाग दे रहा हूँ, मैं इन दोनों को भी क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। भाग देने पर ये देखिए 1/2 से ये कट जाएगा, DF से DF कट जाएगा, बचेगा क्या आपका AE और अपान इसमें E और C बचा है, इसमें क्या बचा है AD/D और B बच जाएगा। उसके बाद से आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, उसके बाद से लिखना एरिया अपन इतना इक्वल टू AD/DB, इसी प्रकार एक स्टेप और बढ़ाइए और उसमें लिखिए एरिया अपन इतना इक्वल टू AE/AC। अब यहाँ देखिए जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, ये मान लीजिए क्या आपका दो समांतर रेखा है, ठीक है ना, दो समांतर रेखा है,
दो समांतर रेखा जिसका आधार क्या है, ए बी है, और एक आपका रेखा क्या है, सी डी है। सिंपल है। अब यहाँ देखिए आधार, इन दो समांतर रेखाओं के बीच मैं एक ट्रायंगल बनाया हूँ जिसका क्या है, आधार क्या है, अगर मान लीजिए आधार आपका ए बी है, ए और बी है, ठीक है ना, ये आपका क्या है डी, मान लीजिए ये आपका सी और ये डी है। तो दो एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज का एरिया हमेशा समान होता है। चाहे आप कहीं भी एरिया बनाइए, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में कहीं भी एरिया बनाइए, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनका भी एरिया समान होगा, इसका भी एरिया समान होगा, इसका भी एरिया समान होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, समान होगा। कब, जब दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर रेखाओं व एक ही आधार के बीच बने हुए त्रिभुज का एरिया हमेशा समान होता है। यहाँ देखिए अगर बात करें एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ए ई डी, ये तो वास्तव में एक ही ट्रायंगल है और एक ही ट्रायंगल का एरिया तो हमेशा समान होगा। तो चाहे आप ए डी ई का एरिया फाइंड आउट कीजिए, चाहे आप ए ई डी का एरिया फाइंड आउट कीजिए, दोनों का एरिया समान होगा। तो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए ई डी, इन दोनों का एरिया समान है। यहाँ देखिए अब हम बात करें एरिया ऑफ डी बी ई का और एरिया ऑफ डी ई सी का, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये वास्तव में दो समान, ये क्या है, समांतर रेखा है। किसके समांतर है, या BC के समांतर है, ठीक है ना। और एक ही आधार के बीच बने हुए एरिया है। या कैसे एक ही आधार के बीच बने हुए एरिया है, यहाँ देखिए यह एरिया है आपका DE, ये देखिए ये क्या है, दो समांतर रेखा के बीच बना हुआ एरिया है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए ट्रायंगल। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए ट्रायंगल हो और एक ही आधार पर बने हुए ट्रायंगल हो, ये आधार इसका क्या है DE, और इसी आधार पर ये भी आपका ट्रायंगल बना हुआ है और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है ना, ये एक रेखा, ये एक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं के बीच वो एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज का एरिया हमेशा समान होता है। तो चाहे आप एरिया ऑफ क्या है DBE फाइंड कीजिए, चाहे एरिया ऑफ DEC फाइंड आउट कीजिए, इन दोनों एरिया हमेशा क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। जब समान होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये एरिया इस एरिया के समांतर समान हो गया, यह एरिया इस एरिया के समान हो गया, तो इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी तो आपका समान होगा। अतः आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया, क्या, एरिया ऑफ DBE इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या, एरिया ऑफ DEC। और पूछेगा क्यों बराबर होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि दो समान, एक ही आधार वो दो समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप ये दर्शा सकते हैं। अब आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समान होते हैं तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, AD अपान DB इक्वल टू AE और ये अपान EC, बस हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। तो मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है यार। बस आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो आप कहेंगे कि वाह क्या चीज़ है। हाँ देख लिया ना, दो समांतर रेखा और एक ही आधार पर बना हुआ यह है और इसकी भी आधार क्या है, DE है, और ये आपका भी इसकी आधार DE है। और ये तो आपका ट्रायंगल तो समान ही ट्रायंगल था, चाहे आप ADE फाइंड आउट कीजिए, चाहे आप EED फाइंड आउट कीजिए, दोनों का मान समान आएगा। इस प्रकार आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा है, यदि एक रेखा त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि हमें इसमें प्रूफ करना था कि यह रेखा क्या है, यह रेखा समांतर दिया गया था, तो हमें ये प्रूफ करना था। और अब की बार हमें ये दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है कि जो DE है वो BC के समांतर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ।
मान लीजिए आपका ए बी सी कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ये दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका P और ये आपका है Q। थोड़ा सा और नीचे कर दे क्या? नहीं, चलिए सही है, ठीक है ना। इसमें आपको ये दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है कि जो PQ होगा वो क्या होगा, BC के समांतर होगा। तो बस यहाँ से हल सिद्ध करना है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है कि PQ और ये समांतर है किसके, BC के, और दिया गया है, क्या दिया गया है, AP अपान BP इक्वल टू AQ अपान QC, ठीक है ना। ये दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है PQ जो होगा BC के समांतर होगा। तो हम यहाँ से देखिए, हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो PQ है वो BC के समांतर है ही नहीं। जो प्रूफ करना है हम वो मान लेते हैं वो है ही नहीं। हम एक अन्य बिंदु मान ले रहे हैं, मान लीजिए एक अन्य बिंदु R मान ले रहे हैं, ठीक है ना, R मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं जो आपका PR है वो आपके BC के समांतर है, ठीक है। हमने एक पर में यहाँ से सिद्ध कर लिया है, इसकी सहायता से हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना था कि जो BQ है वो आपका BC के समांतर नहीं है। हमने ये मान लिया कि जो BQ है वो BC के समांतर, और सॉरी BC के समांतर है, हमें ये सिद्ध करना था। तो हम इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, जो आपका BQ है BC के समांतर नहीं है। एक अन्य बिंदु जो R है वो क्या है, PR, वो BC के समांतर है। जब PR BC के समांतर है तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से उत्पत्ति में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, हम ये माने हैं कि जो PR है वो BC के समांतर है। जब PR BC के समांतर है तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या लिखा जा सकता है कि आपका जो AP होगा और जो आपका BP होगा, AP अपान BP, और ये बराबर हो जाएगा AR अपान RC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, AP अपान BP की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, AQ अपान QC लिख रहे हैं, QC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी AR अपान RC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों पक्षों में एक जोड़ दे रहे हैं, क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका AQ अपान QC प्लस 1 इक्वल टू AR अपान RC प्लस 1, और यहाँ से लिखा जा सकता है AQ प्लस QC अपान QC, ठीक है ना, इक्वल टू AR प्लस RC अपान RC, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए AQ प्लस QC क्या है, AQ प्लस QC किसके बराबर हो जाएगा, AQ प्लस QC AC के बराबर हो जाएगा, QC प्लस AQ, QC प्लस AQ, ठीक है ना, AC, और ये क्या आपका है क्या, QC इक्वल टू AR प्लस RC, AR प्लस RC, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका RC बच जाएगा। AC और AC क्या दोनों भुजा बराबर हैं, बिल्कुल, दोनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ होगी वो बराबर होगी, तो ये आपका कट जाएगी, और यहाँ से बच जाएगा आपका क्या, यहाँ से बच जाएगा RC और बराबर QC बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से देखिए ये क्या है, क्या RC बराबर QC, RC बराबर QC। यहाँ देखिए ये जो RC की लंबाइयाँ हैं वो आपके QC की लंबाइयाँ के बराबर है। कैसा संभव हो सकता है, यानी कि RC बराबर QC, RC मान लीजिए अगर 5 इकाई है तो QC की इकाई भी कितने होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कैसे संभव है, संभव है कब, जब ये R बिंदु उठकर आ जाए Q बिंदु पर, तब ये संभव है। अतः R और जो Q होगा वो एक दूसरे के संपाती होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अब यहाँ से आ रहा है RC बराबर QC, इसका मतलब RC भुजा की जो दूरी है वो और QC भुजा की जो दूरी है वो आपकी बराबर है। यह सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉलो हो सकता है, कब, जब ये R बिंदु उठकर आ जाए Q बिंदु पर। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः R व Q बिंदु संपाती होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब R बिंदु वही होगा जो आपका Q बिंदु होगा। इसका मतलब क्या होगा, R बिंदु Q बिंदु पर है तो आपका PQ जो हो जाएगा BC के समांतर हो जाएगा, अतः, ठीक है ना।
पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है ना। और हमें यही सिद्ध करना था। सिद्ध क्यों हो जाएगा, यहाँ से हम प्रूफ किए थे ना, हम यहाँ से माने थे जो पी आर है वो समांतर है बी सी के, और वही पी आर बिंदु आकर आ गया क्यू बिंदु पर, अतः जो पी क्यू होगा वो आपका पी आर, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका पी आर इक्वल टू क्या होगा, आर पी क्यू हो जाएगा। और जब पी आर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा तो समांतर भुजा उठकर आ जाएगी आपके पी क्यू पर, अतः हो जाएगा आपका पी क्यू समांतर हो जाएगा बी सी के, और आपको यही सिद्ध करना था, प्रूफ। ओके तो चलिए अब हम चलते हैं आपका यही दो कॉन्सेप्ट का यूज करके, दो थ्योरम का यूज करके हमें जो सिद्ध करना है, नहीं हमें जो करना है वो आपके पर्सनालिटी 6.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस को करना है, और वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चंस पर, कर लेने सभी का सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमने दो नियम पढ़ा है, एक थेल्स का नियम और उससे संबंधित एक और नियम, दोनों हालांकि एक ही नियम है, उससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ उदाहरण भी कर देते हैं। उदाहरण जैसा कि बुक्स में दिया गया है, आप बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर इसको समझाना अच्छे से, आप इसको समझ पाए। यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 1 में आपका दिया गया है कि डी ई समांतर है BC के, डी ई समांतर है BC के। जब भी आपकी एक त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर यदि एक रेखा हो तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं AD अपन DB इक्वल टू AE अपन AC लिख सकते हैं ना। हमें क्या सिद्ध करना है, AD अपन AB सिद्ध करना है, AD अपन AB यानी कि छोटा वाला अपन बड़े वाला इक्वल टू AE अपन AC सिद्ध करना है। हालांकि इससे यह बहुत ही उपयोगी फार्मूला होता है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम जानते हैं जब D इसमें दिया गया है DE समांतर है BC के, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं DE और ये समांतर है किसके, BC के। तब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, बिल्कुल लिख सकते हैं ना भैया, हाँ लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको पलट दे रहे हैं। पलट क्यों रहे हैं इसको, मतलब हम इसको हर को अंश में चेंज कर देते हैं। जब हम करेंगे तो दोनों साइड में यह चेंज होगा। ओके तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि DB और पूरे का भाग है AD और ये AD इक्वल टू EC और पूरे का भाग है AE, लिख सकते हैं ना। तो दोनों बगल ये चेंज होगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें +1 जोड़ रहे हैं। +1 इसलिए जोड़ रहे हैं कि जब DB और अपान ये क्या है AD मिलेगा तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका पूरा AB मिल जाएगा, और हमें यहाँ पर AB चाहिए, इसलिए हम इसमें +1 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें +1 को जोड़ रहा हूँ, इसमें +1 को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा DB और पूरे का भाग है AD और ये आपका +1 इक्वल टू कितना है EC और पूरे का भाग है AE और +1, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा DB और प्लस AD, DB प्लस AD कितना होगा आपका AB हो जाएगा, और इसके नीचे कितना हो जाएगा AD हो जाएगा, और इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE इक्वल टू EC हो जाएगा, और ये पूरे का भाग कितना होगा AE होगा, ठीक है ना। हमें जो सिद्ध करना है, देखिए जस्ट इसके विपरीत आ रहा है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अंश को हर और हर को अंश में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AD अपान EB इक्वल टू AE और अपान AC, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इसका प्रूव्ड हो जाएगा। तो इजी वे से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या है। यहाँ देखिए एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है ABCD और एक EF क्या है, एक रेखा है जो भुजा AD और BF आपका BC को E और F बिंदु पर काटता है। सिंपल है। अब यहाँ देखिए हमें इसमें देखिए ये भी कहा गया कि जो AB है वो CD के समांतर है, यानी कि ये भुजा AB भुजा और CD भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और EF भुजा है AB के समांतर है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो भुजाएं हैं, रेखाएं हैं, वो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, AE अपन ED इक्वल टू BF अपन FC, ये हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करेंगे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, AE अपन ED चाहिए, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात चाहिए, और ये हमें आएगा थेल्स के प्रमेय के अनुसार ही आएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A को C से मिलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर A को C से मिला देता हूँ, ठीक है ना। तो रचना में अगर आपको पेपर में आता है तो आप यहाँ क्या करेंगे, सीधे सीधे A को C से मिलाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे A को C से मिलाया। मान लीजिए किसी बिंदु पर मिल रहा है, ये मान लीजिए आपका है H बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब त्रिभुज ADC में आप थेल्स का प्रमेय यूज कर सकते हैं। दूसरे में आप EB और C में भी थेल्स का प्रमेय यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें जो भी दिया गया है वो तो दिया गया है। अब यहाँ से हमें हल के रूप में अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से त्रिभुज किसमें ADC
ADC में और इसमें क्या है, इसमें दिया गया है EH जो होगा वो समांतर होगा किसके, CD के समांतर होगा। वह त्रिभुज यहाँ पर देखिए AB और C में, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए AB और C में तो इसमें जो H और F है वो समांतर है किसके, E और B के, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम EDC में अगर थेल्स का प्रमेय यूज करते हैं तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, AE और अपान E और D इक्वल टू हो जाएगा AH और यहाँ से HC। अगर हम इसमें देखा जाए थेल्स का प्रमेय यूज करते हैं ABC में तो हम यहाँ से ले सकते हैं B और F अपान F और C इक्वल टू AH और अपान H और C लिख सकते हैं ना, AH अपान HC। बस इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। अतः समीकरण 1 व 2 से ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए AH अपान HC और समीकरण 2 में देखिए AH अपान HC। इसके जगह पर क्या है, BF अपान FC है ना। बस इसका मान यहाँ पर रख दीजिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AE अपान ED इक्वल टू BF और अपान FC और आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ उदाहरण नंबर 3 में देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, इसमें दिया गया है कि आप PS अपन SQ इक्वल टू PT अपन TR। यह तभी संभव है, जब भी दिया जाएगा ये तभी संभव है जब आपका ST भुजा QR के ST रेखा QR के समांतर हो। सिंपल है ना। इसका मतलब ये थेल्स का प्रमेय को प्रूफ करेगा। ठीक बा। अब यहाँ देखिए जो आपका है इसमें एक और दिया गया है PST, यानी कि ये जो कोण दिया गया है वो S कोण आपके कोण R के बराबर है, या हम कह सकते हैं PST कोण इक्वल टू है PRQ के बराबर है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह आपका PQR एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब इसके दो कोण क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब दो कोण बराबर हो तो उसका आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हल क्या करना है, ये थेल्स का प्रमेय, ये क्या है आपका थेल्स का ही तो आपका प्रमेय है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या है ST, ठीक है ना। यहाँ देखिए ST ये आपका समांतर होगा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अच्छे से, जब PS अपान SQ इक्वल टू PT अपान TR, तब इसका मतलब क्या होता है, ST जो आपका रेखा है वो समांतर है QR के, ठीक है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, ST और QR एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब दो समांतर क्या है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है। इसका मतलब जो आपका कोण S होगा वही आपका कोण Q होगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण PST इक्वल टू कोण PQR, ठीक है ना। वह दिया है, क्या दिया है, यहाँ से देखिए ये भी दिया गया है कि आपका जो कोण है PST है वो बराबर है कोण PQPR और ये आपका Q के। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से तुलना करने पर ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से तुलना करने पर या कंपेरिजन फ्रॉम समीकरण 1, इक्वेशन 1, जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ लिखा जा सकता, अच्छा PST की जगह पर PRQ है ना, ठीक है ना। PST की जगह पर PRQ है, या PRQ की जगह पर हम लिख सकते हैं PST लिख सकते हैं। और हम यहाँ से सॉरी PRQ है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PST की जगह पर कोण PRQ इक्वल टू क्या है, कोण PQR, ठीक है ना। इसका मतलब ये भुजा और ये S भुजा यह Q भुजा के बराबर है और ये आपका Q भुजा R भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी दोनों की भुजाएं बराबर होती हैं। अतः त्रिभुज PQR समद्विबाहु होगा। क्यों समद्विबाहु होगा, क्योंकि जो आपका कोण यह है वही कोण आपका Q कोण भी हो गया है। जब दो कोण आपस में दो कोण बराबर हैं तो ये आपका जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु बनेगा। ओके, जब समद्विबाहु बन गया और हमें यही प्रूफ करना था तो इति सिद्धम आप लिख सकते हो, हमने यह सिद्ध कर दिया। ओके,
इस प्रकार उदाहरण की मदद से हमने ये देख लिया कि जो थेल्स प्रमेय पढ़ा था उससे संबंधित एक और प्रमेय पढ़ा था, वो हमने आसानी से इसको कर लिया है। ठीक है, आपको यही समझाना था जो मैं इसको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं सीधे आपकी इसके प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चंस यहीं पर कर लेने। ओके, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।